हाँ, तो चैप्टर का नाम है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये चैप्टर 4 है, यूनिट 1 है। तो सबसे पहला बात है, इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है जब दो गुड्स एक्सचेंज होता है। मतलब जब हम तुमको गुड्स देंगे या सर्विस देंगे, बदले में तुम मेरे को पैसा दोगी। तो जब भी गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता है, तब हम लोग कहते हैं वो ट्रेड है। अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? जब ये दो कंट्री के बीच में होता है। जब ये एक कंट्री जैसे इंडिया के अंदर अगर लोग खरीद बेच कर रहे होते हैं, परचेज एंड सेल कर रहे होते हैं, तब वो डोमेस्टिक ट्रेड कहलाता है, खुद का अपना ट्रेड। बट अगर हम लोग दो कंट्रीज, अगर इंडिया और यूएस ट्रेड कर रहा है, गुड्स एक्सचेंज कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, दो कंट्री का रेसिडेंट लोग ट्रांजैक्शन कर रहा है। इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन इन मल्टीपल करेंसीज, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारा करेंसी इन्वॉल्व रहता है। अगर हम लोगों का अपना डोमेस्टिक ट्रेड रहता है, तो कोलकाता का जो एक रेसिडेंट है, वो मुंबई का रेसिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो मुंबई का आदमी भी रुपीस देगा और कोलकाता का आदमी भी रुपीस देगा। तो सेम करेंसी में ट्रेड होता है। पर अगर डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व रहता है, तो डिफरेंट कंट्रीज का करेंसी इन्वॉल्व रहता है। मतलब अगर यूएस के साथ इंडिया डील करेगा, तो इंडिया काम करेगा रुपीस में और यूएस काम करेगा डॉलर में। तो इस तरह यूएस डॉलर में, तो इस तरह मल्टीपल करेंसी इन्वॉल्व रहता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब सिंपली क्या है कि गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करता है जब दो कंट्री, दो डिफरेंट कंट्री या दो से ज्यादा अलग अलग कंट्री, और जिसमें मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व रहता है। तो कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व, इसमें प्रॉब्लम कहाँ होता है? कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्यों ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इंटरनेशनल ट्रेड इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हेट्रोजिनिटी होता है कस्टमर्स में और करेंसी में। हेट्रोजिनिटी मतलब, देखो, एक कंट्री का अपना एक पैटर्न होता है। जैसे हम इंडियंस का पता है कि ऐसा ही पैटर्न का कपड़ा पहनेंगे, जैसे सभी को भी पता है सभी सिटी में सभी स्टेट में लोग सेम ही तरीके के ऑलमोस्ट कपड़े पहनते हैं। बट डिफरेंट कंट्री हो जाने से फूड का डिमांड चेंज हो जाता है, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, घर का तरीका, हर चीज का तरीका चेंज हो जाता है। हेट्रोजिनिटी का मतलब होता है जो सेम नहीं होता है। होमोजीनियस का उल्टा हेट्रोजिनिटी, मतलब जो सेम नहीं होता है, नॉट सिमिलर। तो सारे कस्टमर्स अलग होते हैं, करेंसीज अलग होते हैं। डिफरेंस इन लीगल सिस्टम, अपना अपना कंट्री का अपना अपना लीगल सिस्टम है। तो जब दो अलग कंट्री ट्रांजैक्शन करता है, ट्रेड करता है, तो लीगल सिस्टम भी अलग अलग रहता है। मोर इलेबोरेट डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क होता है, वो पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। इलेबोरेट मतलब बहुत ज्यादा। अपना अगर अपना कंट्री में हम लोग बिजनेस करते हैं, कोलकाता का आदमी मुंबई का आदमी से बिजनेस कर रहा है, तो पेपर वर्क होता है, बहुत थोड़ा पेपर वर्क होता है। पर इंडिया का आदमी अगर यूएस के साथ डील कर रहा है, तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है। डाइवर्स रिस्ट्रिक्शन इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, टैक्स का बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन है। रेगुलेशन, ड्यूटीज, टैरिफ, कोटाज, ट्रेड बैरियर्स मतलब या इसके साथ बिजनेस नहीं कर सकते, इस चीज में बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे डिफरेंट कंट्री के साथ बोल देता है, जैसे इंडिया का अपना कॉन्ट्रैक्ट है कि हम लोग सिर्फ इसी इसी कंट्री से पेट्रोल ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, तो किसी और कंट्री के साथ नहीं ले सकते। ट्रेड बैरियर है, मतलब रोक दिया गया है। जिस कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो पेट्रोल, ऑयल, पेट्रोलियम सिर्फ वही लोग से ले सकते हैं। स्टैंडर्ड्स अलग है। रेस्ट्रेंट टू मूवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, सारा गुड्स हम लोग नहीं खरीद बेच सकते हैं, कुछ गुड्स के ऊपर रोक लगाया गया है। इश्यूज रिलेटेड टू शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी बहुत सारे रूल्स दिया गया है। तो ये सारा चीज मिलकर इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है। आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करना चाहिए? पहला ये आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग में दिया है, क्यों इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद अगेंस्ट ट्रेड दिया है, क्यों नहीं करना चाहिए। तो बेनिफिट क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का? क्यों करना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड? क्योंकि इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, हम लोग के कंट्री का एफिशिएंसी बढ़ता है और इकोनॉमिकली हम लोग ग्रो करते हैं। cheaper raw material, new material and foreign exchange,
हम लोगों को पता चलता है अगर उस कंट्री में सस्ता सामान मिल रहा है तो हम लोग दूसरे कंट्री से सामान मंगा लेते हैं, नया नया मटेरियल मंगा पाते हैं। फिर अगर हम लोग दूसरे कंट्री को सामान बेचते हैं तो उस कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज हम लोगों के पास आता है। इंक्रीजेस द स्कोप ऑफ मैकेनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, हम लोग को अच्छे अच्छे लोग मिल पाते हैं, दूसरे कंट्री से लोग आते हैं और हमारे यहाँ काम करते हैं, तो स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होता है। रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइवलीहुड, हम लोग ज्यादा अच्छा तरीका से जीना सीखते हैं। जैसे अगर सोचो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता तो आज हम लोग कौन सा मोबाइल यूज कर रहे होते, वीवो का या फिर कोई भी जो अपना इंडिया का है। पर अगर माइक्रोमैक्स यूज कर रहे होते तो हम लोग का लाइवलीहुड, हम लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड कैसा होता, जैसे माइक्रोमैक्स यूज करने जैसा हम लोग ना टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं हो पाते। पर अभी सैमसंग और आईफोन ये सब दूसरे कंट्री से आ पाता है तो हम लोग ज्यादा स्टैंडर्ड लाइफ लीड करते हैं। ट्रेड स्ट्रेंथन बॉन्ड बिटवीन नेशंस, दो नेशन के बीच में ट्रेड का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, रिश्ता गहरा होता है। ये सारा अच्छाई है इंटरनेशनल ट्रेड का। पर बुराई क्या है, क्यों ट्रेड ओपननेस नहीं होना चाहिए, ट्रेड को ओपन नहीं करना चाहिए था इंटरनेशनली। अनहेल्दी ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंट, ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंट खराब होता है। फिर नॉट इक्वली बेनिफिशियल टू ऑल नेशन, सब नेशन का फायदा नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग यूएस से आईफोन खरीदते हैं तो उन लोगों को तो हम लोग का करेंसी मिल जा रहा है, पर हम लोगों का तो हम लोग की कंट्री से करेंसी तो बाहर चला जा रहा है, इसलिए इंपोर्ट करना बुरी बात है। इंपोर्ट करने से अपना खुद का कंट्री का करेंसी बाहर चला जाता है। तो अगर यूएस को फायदा हो रहा है तो इंडिया को फायदा नहीं हो रहा है। अगर हम लोग दूसरे कंट्री को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भेजते हैं तो हम लोगों को फायदा होता है क्योंकि यूएस डॉलर हमारे पास आता है, बट उनका करेंसी बाहर जा रहा है। तो कभी भी इंटरनेशनल ट्रेड करने से सारे नेशन को फायदा नहीं होता है। एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम लोग का नेचुरल रिसोर्स बहुत तेजी से खत्म होने लगता है। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अगर सिर्फ इंडिया के लोग ही खाते तो उतना तेजी से ग्रो नहीं करना पड़ता, पर अभी हम लोगों को दूसरे कंट्री को भी सप्लाई करना होता है तो हम लोग तेजी से ग्रो करते हैं, तो एग्जॉस्ट कर दे रहे। एग्जॉस्ट मतलब पूरा तेजी से खत्म करना किसी चीज को, तो लोग नेचुरल रिसोर्स को जल्दी जल्दी खत्म कर दे रहे हैं। थ्रेट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो अपना खुद का इंडस्ट्री है वो डाउन हो जाता है। जैसे हम लोग दिवाली में सजाने वाला लाइट्स को चाइना से मंगवाते हैं, तो जो अपना इंडिया का लोग है जो हाथ से बैठ बैठ कर लाइट बना रहा है, हम लोग उसका लाइट नहीं खरीदते हैं, हम लोग चाइना का लाइट खरीदते हैं। तो अपना खुद का डोमेस्टिक इंडस्ट्री अपने कंट्री का खराब हो रहा है। वेलफेयर ऑफ पीपल मे बी इग्नोर्ड, लोग वेलफेयर के बारे में नहीं सोच पाते हैं, सस्ते दाम में सामान नहीं बिक पाता है क्योंकि जब हम लोग दूसरे कंट्री से सामान मंगाते हैं तो सामान बहुत महंगा हो जाता है। तो इस और या तो जब हम लोग दूसरे कंट्री को सामान भेज देते हैं तो अपना कंट्री का सामान चला जाता है, तो अपने कंट्री में वो सामान कम बचता है तो फिर महंगा हो जाता है सामान। सीवियर कंपटीशन, कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, अपने कंट्री के लोग भी वो सामान बेच रहे हैं, दूसरे कंट्री के लोग भी वो सामान बेच रहे हैं, तो ज्यादा लोगों के बीच में कंपटीशन होने लगता है। तो ये सारा बुराई है इंटरनेशनल ट्रेड का। अब बहुत सारा थ्योरीज दिया गया है इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट व्यू पॉइंट था ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को लेके। तो बेसिकली मर्केंटाइल जो व्यू था, मर्केंटाइलिस्ट लोग का व्यू, वो कैसा था। मर्केंटाइलिस्ट व्यू कौन दिया था, यूरोप के लोगों ने दिया था। यूरोप के लोगों ने सोचा था इंटरनेशनल ट्रेड ऐसा होता है। कैसा होता है ये देखो, इंटरनेशनल ट्रेड को यूरोप के लोगों के व्यू पॉइंट से, जिसको मर्केंटाइलिस्ट व्यू बोलते हैं, उसमें इन लोगों ने कहा था कि ये जीरो सम गेम है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका कीवर्ड है जीरो सम गेम। देखो, एक होता है विन विन सिचुएशन, मतलब जो भी होगा उसमें मेरा भी फायदा होगा, तुम्हारा भी फायदा होगा। जैसे अभी जो मैं ये पढ़ा रही हूँ तो मैं सर्विस दे रही हूँ, तुम मुझे पैसे दे रहे हो, दोनों का फायदा है, विन विन सिचुएशन है। पर अगर हम लोग जब दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस करते हैं तो हम ऊपर भी बताए थे, एक ही टाइम पे दोनों कंट्री को फायदा नहीं हो सकता। उस टाइम पे एक कंट्री को फायदा हो रहा होता है और दूसरे कंट्री को नुकसान हो रहा होता है। अब नुकसान कैसा लॉस होता है, वैसा लॉस नहीं, लॉस ऐसा कि जिससे
जैसे अगर हम लोग यूएस से सामान मंगाते हैं, तो हम सबको पता है इंपोर्ट करना गलत बात है, इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, दूसरे कंट्री का सामान खरीद कर नहीं लाना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट को गिराओ। तो जो कंट्री इंपोर्ट करता रहता है उन लोगों के साथ क्या होगा? जैसे अगर हम लोग इंडिया के लोग यूएस के लोगों से इंपोर्ट करते ही जाएंगे तो क्या होगा? जैसे अभी क्या होता है, अगर हम लोग भी उन लोगों को उन लोग से मोबाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो मोबाइल आ रहा है, हम लोग भी पैसा दे रहे हैं। तुम बोलोगी बात तो एक ही है, हम लोग सामान खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। बट यहाँ पैसा देने से नहीं हो रहा है, इंडियन करेंसी बाहर चला जा रहा है, दूसरे कंट्री में चला जा रहा है। अपना कंट्री का करेंसी बाहर जाना कंट्री के लिए बहुत खराब है। मेरे लिए तो फायदा ही है, हम सामान खरीदते हैं, यहाँ पे बेच देते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं। बट ये कंट्री के साथ बुरा होता है, कंट्री को इंपोर्ट से लॉस होता है, कंट्री को पूरा, गवर्नमेंट को। तो बेसिकली जीरो सम गेम का मतलब यही है कि जब भी हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो दोनों कंट्री को उस टाइम एक टाइम पे फायदा नहीं होता है। यहाँ हम इंसान का बात नहीं कर रहे, कंट्री का बात कर रहे हैं। दोनों कंट्री को फायदा नहीं होता है, एक का फायदा हो रहा होता है तो एक का नुकसान हो रहा होता है। उसको कहते हैं जीरो सम गेम। तो बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड कलेक्टिंग प्रीशियस मेटल्स इन रिटर्न, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं और प्रीशियस मेटल कलेक्ट कर रहे हैं इन रिटर्न। प्रीशियस मेटल का यहाँ मतलब है करेंसी का। हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, अपना सामान बेचते हैं और दूसरे कंट्री का करेंसी ले लेते हैं। द मोर गोल्ड एंड सिल्वर अ कंट्री एक्यूमुलेट्स, द रिचेस्ट बिकम। जितना हम लोग दूसरे कंट्री का गोल्ड और सिल्वर अपने पास ला पाएंगे, उतना हम लोग अमीर बन जाएंगे, हम लोग कंट्री अमीर बनेगा। एडवोकेटेड मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजिंग एक्सपोर्ट्स एंड मिनिमाइजिंग इंपोर्ट। इस व्यू में बोला गया कि इसलिए एक्सपोर्ट को हमेशा बढ़ाओ और इंपोर्ट को हमेशा कमाओ। दिस व्यू आर्ग्यूज दैट ट्रेड इज अ जीरो सम गेम। इस व्यू के अंदर बोला गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड करना एक जीरो सम गेम है, वे एंड वन कंट्रीज गेन इज इक्वल टू अनदर कंट्रीज लॉस। तो ये सेकेंड थ्योरी है। पहला थ्योरी था मर्केंटालिस्ट वाला जो यूरोप का थ्योरी था। दूसरा थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ये कहीं पर भी लिख के रख लो, ये थ्योरी एडम स्मिथ ने हमें दिया था। ये थ्योरी हमें एडम स्मिथ ने दिया था। इस थ्योरी में एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि जैसे मर्केंटालिस्ट में बोला गया था कि कभी भी विन विन सिचुएशन नहीं होता है, यहाँ जीरो सम सिचुएशन होता है। एक कंट्री का फायदा हो रहा होता है तो एट द सेम टाइम दूसरे कंट्री का नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि कंट्री का करेंसी बाहर चला जाता है, जो कंट्री इंपोर्ट कर रहा होता है उसका करेंसी बाहर चला जाता है। बट एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में बोलते हैं कि एक्चुअली दोनों ही कंट्री को फायदा हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कि विन विन सिचुएशन नहीं है। इस थ्योरी में बोला जाता है कि विन विन सिचुएशन होता है, एक ही टाइम पे दोनों कंट्री को फायदा होता है। कैसे होता है? सोचो एक घंटे में दो कंट्री है, सोचो एक कंट्री ए एक कंट्री बी। कंट्री ए जो है वो जब वीट बनाता है तो एक घंटे में वो 6 केजी वीट बना लेता है। जो कंट्री ए है वो एक घंटे में 6 केजी वीट बना लेता है, और कंट्री बी एक घंटे में 1 ही केजी वीट बना पाता है। और अगर वो लोग क्लॉथ बनाता है तो ए एक घंटे में 4 मीटर क्लॉथ बना पाता है, पर बी एक घंटे में 5 मीटर क्लॉथ बना पाता है। क्योंकि सब कंट्री तो हर चीज में उतना एफिशिएंट नहीं होता है, कोई चीज हम अच्छा बनाते हैं, कोई चीज तुम लोग अच्छा बनाते हो। तो ये कंट्री ऐसा बनाता है एक घंटे में, ये कंट्री ऐसा बनाता है एक घंटे में। तो बेसिकली ए को क्या करना चाहिए? ए को अपने एक घंटे में वीट बनाना चाहिए, क्योंकि वो वीट ज्यादा बना पाता है तो उसको वीट बनाना चाहिए। और बी को अपना एक घंटा में क्या बनाना चाहिए? क्लॉथ बनाना चाहिए। तो इसको वीट ही बनाना चाहिए और क्लॉथ इससे इंपोर्ट कर लेना चाहिए, और कंट्री बी को क्लॉथ बनाना चाहिए और इससे वीट इंपोर्ट कर लेना चाहिए। तो ए को वीट ए जो कंट्री है वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है और जो कंट्री बी है वो क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा? देखो, जो कंट्री ए है
अगर उसके पास 1 घंटा है प्रोडक्शन करने के लिए, अगर वो उस 1 घंटे में कपड़ा बनाने बैठता तो वो 4 मीटर ही कपड़ा बना पाता। पर वो क्या कर रहा है, इस मतलब वो क्या कर रहा है, अगर उसी 1 घंटे में वो वीट नहीं बनाता और क्लॉथ बनाता तो 4 ही मीटर बनता। अभी वो 5 मीटर ले ले रहा है, तो उसको एक क्लॉथ का फायदा हो रहा है, 1 मीटर क्लॉथ का। अगर बी के पास सिर्फ 1 घंटा है, उस 1 घंटे में वो क्लॉथ नहीं बनाकर वीट बनाने बैठ जाएगा, तो 1 घंटे में वो कितना बना पाएगा, सिर्फ 1 केजी वीट। पर अगर वो इससे खरीद लेगा तो वो 6 केजी वीट खरीद पाएगा, तो उसका 5 वीट का फायदा होगा, 5 केजी वीट का। तो रियल में बोल क्या रहा है, ये गेन है दोनों कंट्री का। खुद बनाता तो 4 ही बना पाता, उससे खरीद रहा है तो 5 खरीद रहा है। खुद बनाता तो 1 ही केजी वीट बना पाता, दूसरे से खरीद रहा है तो 6 केजी बना पा रहा है। तो रियल में हर कंट्री का अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है। अगर आज यूएस से हम लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, तो वो लोग हम लोगों से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीद रहा है। तो बेसिकली अगर मोबाइल यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी सर्वाइवल के लिए यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हर कंट्री का अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है। अगर मेरे पास कोई, अगर हम तुमको, अगर तुमसे अगर हम सोचो तुम्हारे पास कुकिंग स्किल है और मेरे को कुकिंग नहीं आता, तो तुम मेरे को कुकिंग सिखाकर पैसा ले ले रही हो। हमको तुमको टीचिंग नहीं आता, तो तुम मेरे से टीचिंग कैसे करते हैं उसका क्लास लेके मेरे को पैसे दे दे रही हो। तो तुम तो बोल रहा है ऐसे कंट्री के साथ ही हमेशा अगर डील करें हम लोग, जो उससे भी हम कुछ ले सकते हैं, हम भी उसको कुछ दे सकते हैं, तो दोनों कंट्री का फायदा है। दोनों कंट्री का करेंसी इधर उधर आ रहे, हम तुमको देंगे, तुम मेरे को दोगे, बात वही होगा, और दोनों कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। उस 1 घंटे का हमको जो स्पेशलाइजेशन आता है हम वो बनाएंगे, तुमको जो स्पेशलाइजेशन आता है तुम वो बनाओ, बाद में दोनों सामान को हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। तो इस तरह की दोनों कंट्री विन विन सिचुएशन में रहेगा। तो इसको एक बार पढ़ो। इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट अ जीरो सम गेम। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी बोलता है कि इंटरनेशनल ट्रेड कोई जीरो सम गेम नहीं है, ये दोनों का इसमें फायदा होता है। Exchange of goods between two countries will take place only if each of the two countries produce one commodity at an absolute lower production cost than the other country. इसमें बोल रहा है ऐसे ही कंट्री के साथ दो कंट्री को आपस में ट्रांजैक्शन करना चाहिए, जिसमें मेरे को जो सस्ता पड़ता है बनाना वो हम बनाएंगे और हम तुमको बेच देंगे, तुमको जो चीज बनाने में सस्ता पड़ता है वो तुम बनाओ, तुम मेरे को बेच दो। तो इस तरह दोनों सस्ते सस्ते में सामान प्रोड्यूस कर लेंगे और एक दूसरे को बेच देंगे। Principle of division of labor constitute the basis for this his theory of international trade. डिविजन ऑफ लेबर का मतलब स्पेशलाइजेशन। तुमको जो आता है, जिसमें स्पेशलाइजेशन है तुम्हारे कंट्री में वो तुम बनाओ, मेरे कंट्री का जो स्पेशलाइजेशन है वो हम बनाएंगे। डिविजन ऑफ लेबर मतलब स्पेशलाइजेशन। बाय स्पेशलाइजिंग एंड ट्रेडिंग फ्रीली ग्लोबल आउटपुट इज मैक्सिमाइज्ड। ऐसे हम लोग का आउटपुट मैक्सिमाइज्ड हो जाएगा। हम 6 केजी वीट भी बना लेंगे और 5 मीटर कपड़ा भी आ जाएगा, दोनों ही प्रोडक्ट मेरे पास मैक्सिमम होगा। एंड मोर ऑफ बोथ गुड्स आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स इन बोथ द कंट्रीज। और दोनों कंट्री के ही कंज्यूमर्स को ज्यादा गुड्स कंज्यूम करने के लिए मिलेगा।